नमस्कार। असम के चुनावी महारथियों पर चर्चा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम असम के चुनाव के एक ऐसे महारथी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो कि पिछले 4 दशकों से असम की राजनीति में एक तरह से केंद्र में है। 2 बार वो असम का मुख्यमंत्री रह चुका है और जिस आंदोलन की चर्चा होती है, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है, 6 साल तक अहिंसक ढंग से शांतिपूर्ण आंदोलन चला था असम में, जिसको असम आंदोलन कहते हैं, उसके वो हीरो रहे हैं, नायक रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले लगभग 1 दशक से वो असम की राजनीति में धीरे धीरे किनारे लगते गए हैं, उनका महत्व थोड़ा कम होता गया है और अभी तो बीजेपी और एजीपी ने मिलकर उनका टिकट ही काट दिया है। जिस कंस्टिट्यूंसी यानी बरहामपुर से वो 1991 से लगातार जीतते रहे हैं, उस सीट से उन्होंने बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। यानी असम गण परिषद के इस वरिष्ठ नेता को कह दिया गया है, अब आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। और इस संकेत को प्रफुल्ल महंतो ने समझ भी लिया है। उन्होंने वो पार्टी छोड़ भी दी है। अपनी जो पुरानी पार्टी पहले बनाई थी और दोबारा उसको एजीपी में विलय कर दिया था, असम गण परिषद प्रोग्रेसिव, उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं, वो उससे जुड़ गए हैं। और अब एक नई तरह की राजनीति, जो कि पहली बार असम में होगा, कि प्रफुल्ल महंतो कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन से तालमेल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये असम की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आप मान सकते हैं और इस बदलाव का मतलब है कि असम की राजनीति में कई तरह के उलटफेर आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। तो असम गण परिषद जो पूरी तरह से बीजेपी की गोद में जा बैठी है, बीजेपी उसे निगल लेने के लिए तैयार है, बल्कि निगल रही है धीरे धीरे, और कुल 26 सीटें उसको लड़ने के लिए दी हैं। उसमें से 10-12 वो जीत पाएगी और इस तरह से उस 10-12 सीट की एजीपी को कभी भी बीजेपी निगल सकती है। लेकिन जो एजीपी पहले प्रदेश में शासन करती थी, सत्ता में उसके मुख्यमंत्री होते थे और एक प्रभावशाली भूमिका निभाती थी, वो हाशिए पर चली गई है और इसी तरह से उसके नेता भी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं। उनमें से एक हैं प्रफुल्ल कुमार महंतो। लेकिन प्रफुल्ल कुमार महंतो चुके नहीं हैं। अगर उन्होंने अपने पत्ते ठीक से खेले तो वो एक बार फिर से अपनी प्रासंगिकता, अपनी अहमियत इस असम की राजनीति में साबित कर सकते हैं। ये चुनाव असम के भविष्य के लिहाज से बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजनीतिक ही नहीं, एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाने वाले हैं प्रदेश में। क्योंकि हिंदुत्व जो है वो असमिया पहचान, अस्मिता, संस्कृति पर अब काबिज होती जा रही है, उस पर डोमिनेट कर रही है। और एक ये जो असमिया संस्कृति की लड़ाई थी वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। उसको दोबारा से खड़ा करना, उसको अपनी पहचान दिलाना, अपनी ताकत की याद दिलाना, ये प्रफुल्ल कुमार महंतो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंबल रहे हैं इसके असम आंदोलन की वजह से। और 2019 में उन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन में जिस तरह की भूमिका निभाई थी, वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए थे और इससे बीजेपी को बड़ी असुविधा भी हुई थी। उन्हीं का दबाव था जिसकी वजह से एजीपी ने समर्थन भी वापस ले लिया था। हालांकि बाद में 2020 में वो वापस बीजेपी के गोद में जा बैठी थी, तो और वो अभी वहीं पर है। तो ये स्थितियां हैं कि एजीपी की जो राजनीति थी वो अब बीजेपी की राजनीति में समाहित हो गई है और जो एजीपी की ओरिजिनल राजनीति है उसको प्रफुल्ल महंतो चाहे तो रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। और अगर वो पुनर्जीवित हुई तो उनकी राजनीति और उनका नेतृत्व भी पुनर्जीवित हो सकता है और एक दूसरे तरह की राजनीति, जिसमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई का एक जो मोर्चा है वो खोल सकते हैं। जो कहना चाहिए धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनके साथ मिलकर। हालांकि उस गठबंधन में एआईयूडीएफ को लेकर उंगलियां उठती हैं, लेकिन एआईयूडीएफ कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है। धार्मिक नेतृत्व भले हो सकता है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, वैसा एआईयूडीएफ ने कभी किया नहीं है। तो एक दूसरे तरह का पोलराइजेशन असम की राजनीति में देखने को मिल रहा है और इसको आप एजीपी और राइजोर दल, जो अखिल गोगोई की पार्टी है, उसमें भी देख सकते हैं। सवाल उठता है कि इस पूरे बदलते राजनीतिक चरित्र में
प्रफुल्ल कुमार महंत क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं या निभा सकते हैं या निभाना चाहते हैं। अगर निभा सकते हैं, निभाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो इस चुनाव के एक महारथी साबित होंगे। वैसे तो प्रफुल्ल कुमार महंतो के बारे में आमतौर पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे नए दर्शक भी होंगे जिन्हें प्रफुल्ल महंतो के अतीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। लंबा अतीत है उनका 4 दशकों का, उसके बारे में जान लेना ठीक होगा। प्रफुल्ल कुमार महंतो बेसिकली एक छात्र नेता थे। असम स्टूडेंट यूनियन के वो नेता थे और असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू कहा जाता है, उसने बहिरागत यानी बाहर से आए लोगों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था 1979 में, जो कि 6 साल तक चला। 1985 में जाकर राजीव गांधी की सरकार के साथ समझौता हुआ, जिसको असम समझौते के नाम से जाना जाता है, और उसमें कैसे मार्च 1971 तक आए बाहर से लोगों को नागरिकता प्रदान की जानी थी, और उसके बाद आए लोगों की पहचान करके, शिनाख्त करके, और उनको इलेक्टोरल रोल से भी बाहर करना था, और उनको वापस उनके देश भी भेजा जाना था, मुख्य रूप से बांग्लादेश भेजा जाना था। तो ये एक समझौता हुआ था, और उस पूरी आंदोलन में प्रफुल्ल कुमार महंतो नायक की तरह उभरे थे। इसके बाद असम समझौते के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी, नए चुनाव हुए थे, और एजीपी 67 सीट जीतकर सत्ता में आई थी और प्रफुल्ल कुमार महंत मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद एजीपी जो है सत्ता से बाहर हो गई 1990 में, लेकिन असम की राजनीति में उसका महत्व तब तक कम नहीं हुआ था। 5 साल के अंतराल के बाद 1996 में दोबारा सत्ता में वापसी हुई और दोबारा फिर प्रफुल्ल महंतो उसके अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने। और इस तरह से जो एजीपी प्रादेशिक राजनीति में अपना एक महत्व बना रही थी, उसके साथ साथ उसने राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रवेश किया, और केंद्र में जो विभिन्न गठबंधन की सरकारें बनी उनमें उसके नेता शामिल होते रहे, चाहे वो देवेगौड़ा की सरकार हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, और बाद में प्रफुल्ल महंतो की ही पहल पर एजीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और वाजपेयी की सरकार में भी उसके मंत्री बने। तो इस तरह से एजीपी बीजेपी का मेलजोल शुरू होता है। लेकिन बाद में 2001 में जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और दोबारा नहीं जीत पाई एजीपी, तो उसके पार्टी के अंदर मतभेद शुरू हो गए और 2005 में प्रफुल्ल कुमार महंतो पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने असम गण परिषद प्रोग्रेसिव बनाई और उन्होंने अपना रास्ता अलग करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, और 2008 में वो वापस उन्होंने अपनी पार्टी का विलय एजीपी में कर दिया और फिर विपक्ष के नेता भी वो बन गए। लेकिन एजीपी लगातार उसके बाद से कमजोर होती चली गई और कभी भी 25 सीटों का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाई। एक समय तो ऐसा आया कि 10 सीटें ही वो जीत पाई। तो इस तरह से पार्टी कमजोर होती रही, वो गुटबंदियों का शिकार होती रही। इस बीच में एक चीज और बताना होगा कि जो प्रफुल्ल महंतो के दोनों कार्यकाल थे वो काफी विवादास्पद थे। पहले कार्यकाल में भी करप्शन के कई आरोप लगे थे उनकी सरकार पर, दूसरे कार्यकाल में भी करप्शन के तो आरोप लगे ही, सीक्रेट किलिंग्स के भी आरोप लगे। ये आरोप लगा कि उन्होंने जो सरेंडर अल्फा थे, जिनको सल्फा कहा जाता है, और एक और होता है डल्फा, डुप्लीकेट अल्फा, इनके मदद से उन्होंने जो अल्फा के एक्टिविस्ट थे, उग्रवादी थे, उनके जो परिवारजन हैं उनकी हत्या करवाई। तो ये एक दाग है जो प्रफुल्ल महंतो के दामन में लगा हुआ है, और एक सैकिया कमेटी बनी थी, उसने भी इस तरह की बातें स्वीकार की थी। तो वो एक साख पर धब्बा है। बहरहाल ये चलता रहा सिलसिला और प्रफुल्ल कुमार महंतो की हैसियत भी कम होती रही, एजीपी की हैसियत भी कम हुई। 2016 में एजीपी ने बीजेपी के साथ समझौता किया और चुनाव लड़ा, और उसके बाद वो गठबंधन सरकार में बीजेपी के साथ शामिल हुई। तो इस तरह से एजीपी का सिलसिला चला, लेकिन प्रफुल्ल कुमार महंतो की बीजेपी के आने के बाद हैसियत कमजोर होती चली गई। वो थोड़ा सा साइड लाइन किए जाते रहे, क्योंकि उनकी आवाज बाकी नेताओं की आवाज से अलग थी। बाकी नेता एजीपी से बिल्कुल खुल मिल गए थे, उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, और प्रफुल्ल महंतो अपनी एक अलग
छवि बनाकर रखना चाहते थे, अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बनाकर रखना चाहते थे, जिससे ये बात बनी नहीं। और जब सीए के खिलाफ आंदोलन हुए तो उसमें वो उठकर खड़े हो गए और वो भी बीजेपी को पसंद नहीं आया, और इसीलिए शायद हेमंत बिश्व शर्मा और सोनोवाल और अमित शाह वगैरह ने मिलकर प्रफुल्ल महंतो की सीट पर ही बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि अब इनको खत्म कर देना है। और ये लेकिन अभी महारथी में जान बाकी है और वो अपने को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। आइए अब जरा प्रफुल्ल कुमार महंतो की खूबियों और खामियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले खूबियों पर जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो असम आंदोलन के नेता रहे हैं, नायक रहे हैं, और इस लिहाज से असमिया संस्कृति और असमिया अस्मिता दोनों के से वो एकाकार हो जाते हैं, वो प्रतीक बन जाते हैं उस लड़ाई के, उस आंदोलन के, और इसी वजह से उनकी जो पहचान है वो इस रूप में अभी भी कायम है। और कभी भी उन पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस सवाल पर समझौता किया है। बहरहाल ये सवाल अब उठ रहा है क्योंकि बीजेपी का रवैया दूसरा है। बीजेपी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या अवैध नागरिक हैं उनमें भी हिंदू मुसलमान का भेद कर रही है, और इससे असमिया संस्कृति और अस्मिता पर खतरा खड़ा हो रहा है। तो ये एक इस मौके पर ये उनकी खूबी है कि वो खड़े होंगे तो उनकी एक पहचान है। दूसरी बात यह है कि वो असम के सबसे अनुभवी नेताओं में से हैं, चाहे राजनीतिक अनुभव ले लें और चाहे प्रशासनिक अनुभव ले लें, दोनों तरह के अनुभव में उनको माना जाता है कि वो अनुभवी हैं। तीसरी बात यह है कि असम आंदोलन के बाद जब दूसरी बार असम समाज में फिर से एक आंदोलन शुरू हुआ सीएए के खिलाफ, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, तब भी प्रफुल्ल कुमार महंतो डट कर लड़े, सक्रिय रहे, खुलकर बीजेपी की सरकार की आलोचना की, निंदा की, और इस कानून को वापस लेने के लिए वो संघर्षरत रहे। तो उन्होंने दोबारा से असमिया समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया है। असमिया मतदाता का एक वर्ग है जो उनको पसंद करता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनमें उम्मीद देखता है। ये उनकी एक और खूबी है। तीसरी बात यह है कि वो बीजेपी विरोधी राजनीति में एक बड़ी भूमिका, अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि एक माहौल तो बन ही गया है बीजेपी विरोधी राजनीति का, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अवैध नागरिकों के मामले को हैंडल कर रही है और अभी तक जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें असमिया समाज में गहरी आशंकाएं पैदा हो गई हैं। और ऐसे में जो गठबंधन है कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन के साथ मिलकर सीएए के खिलाफ वाला मोर्चा खड़ा करके, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा है कि वो सीएए को लागू नहीं करने देंगे, तो इससे उसकी भी साख असमिया समाज में थोड़ा बढ़ी है इस मामले में। तो इस तरह से उसके साथ जुड़कर वो एक भूमिका निभा सकते हैं। अब आते हैं खामियों पर। तो सबसे बड़ी खामी तो ये है कि उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप उनकी सरकार पर, उनके कई मंत्रियों पर लगे हैं। और एक तो ये है, और दूसरा जिसका मैंने जिक्र किया, सीक्रेट किलिंग का, कि अल्फा के उग्रवादियों के परिजनों की हत्याओं के मामले में उनका नाम बार बार आता रहा है। तो इससे उनकी जो साख है उस पर बहुत गहरा धक्का लगा है। और तीसरी बात यह है कि अब वो पहले जैसे लोकप्रिय नहीं रहे हैं, उनका जनाधार भी घटा है। और विश्वसनीयता की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो अपनी ताकत को जुटाएंगे तो वो लोकप्रियता और वो जनाधार को दोबारा जोड़ सकते हैं। उनमें ये खूबी है, राजनीतिक कौशल है, और अगर वो गठबंधन करके इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सफलता भी मिल सकती है। तो इस चुनाव महारथी के बारे में अंतिम टिप्पणी यह है कि प्रफुल्ल कुमार महंतो इस चुनाव में अगर सक्रिय रूप से पूरी ताकत के साथ भिड़ गए और अगर उन्होंने बीजेपी को और एजीपी के गठबंधन को परास्त करने में एक भूमिका निभा दी, तो उनका राजनीतिक जीवन फिर से जीवित हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। उनके लिए एक गुंजाइश फिर से निकल आएगी, और ये तभी हो सकता है जब वो खुलकर बीजेपी विरोधी राजनीति करें। हालांकि वो करने लगे हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो गैर बीजेपी दलों को इकट्ठा करेंगे, उनके साथ तालमेल करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उस गठबंधन का हिस्सा भी वो बनने के लिए तैयार हैं। तो ये एक जो बीजेपी विरोधी राजनीति ही अब असम में ठीक से चल सकती है, क्योंकि दूसरा
बीजेपी ने जिस ढंग से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जरिए असम में हिंदुत्व को थोपने की कोशिश की है और असमिया समाज को, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों से मिलकर बना है, उसको बांटने की कोशिश की है, उसमें यही एक रास्ता बचता है कि उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, असमिया समाज को एकजुट किया जाए और जो मुख्य समस्या है उसके सामने रोजी रोटी, बेरोजगारी के अलावा जो असमिया संस्कृति को खतरा देखते हैं और उससे मध्यवर्गीय असमिया समाज सबसे ज्यादा चिंतित रहता है, उस सवाल को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस को भी दबाव में लाएं और एआईयूडीएफ भी उसके लिए तैयार होगी, क्योंकि वो भी असम के हितों, असमिया समाज का हिस्सा है। ये एआईयूडीएफ के जो नेता हैं दरअसल विदेशी नहीं हैं, वो बरसों से यहाँ रह रहे हैं और नागरिकता उनकी सुरक्षित है। तो उस दिशा में ये सब मिलकर अगर काम करेंगे तो बीजेपी को परास्त करेंगे और बीजेपी अगर हार गई तो प्रफुल्ल महंतो की राजनीति को एक नई धार और नई तेजी मिल सकती है। वो फिर से असम की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की असम के चुनावी महारथियों पर मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।